और जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें, देश का जिक्र करें, प्रदेश का जिक्र करें, 2025 की शुरुआत में ही चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे जो हैं वो डिक्लेयर होंगे। तो वहीं प्रदेश यानी कि हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त धर्मपत सिंह जी। सर, सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरी ओर से आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर, निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जो हैं वो बीते वर्ष यानी कि दिसंबर से शुरू हो गई थी। कहां तक वो तैयारियां पहुंची हैं और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय हैं जिनके चुनाव होने हैं, जिसमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएँ हैं। इनमें से 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए जो भी सरकार की ओर से आवश्यक जो कार्रवाई होती है, वार्डबंदी है और उनकी रिजर्वेशन है और मैंडेटरी कंसल्टेशन जो एज पर एक्ट, म्यूनसिपल एक्ट एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो होती है, तो वो पूर्ण हो चुकी है। और उसी के अनुसार हमने फिर जो दूसरा जो भाग होता है वोटर लिस्ट तैयार करने का, उसके लिए हमने कार्यक्रम जारी कर दिया था। पहले चरण में 27 स्थानीय नगर निकायों के वोटर लिस्ट की रिवीजन की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है 6 जनवरी 2025 को। और अब जो बाकी रह गई हैं उसमें से हिसार और रोहतक की ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट पूरी करने की 15/1/2025 को हो जाएगी, जिसमें अंतिम रूप से सूची प्रकाशित होगी। और इसी तरह से यमुनानगर, पानीपत और एक सोहना, जहां पर प्रेसिडेंट का उपचुनाव होना है, सोहना नगर पालिका में, उनकी भी 28 जनवरी 2025 तक सूची, मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें, क्योंकि किसी भी चुनाव के लिए एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी का होना जरूरी है ताकि कैंडिडेट अपना उस हिसाब से कर सकें, तो वो वार्डबंदी से कॉन्स्टिट्यूंसी तय हो चुकी है। रिजर्वेशन हो गई है, तो इसलिए कैंडिडेट्स को पता है कि किसने किस वार्ड में कौन सा, किस श्रेणी के लिए, महिला अथवा पुरुष के लिए, या अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस 1 या 2 या अनारक्षित है, तो उस हिसाब से तैयारियां। और तीसरी आवश्यकता होती है वोटर लिस्ट की, जिसका अंतिम रूप से प्रकाशन 27 स्थानीय नगर निकायों का हो चुका है और बाकियों का 28 जनवरी तक होना तय है। तो सर, ये मान के चलें कि इस बार जिस तरीके से आपने बताया था कि 2 चरणों में चुनाव जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से वार्डबंदी के साथ साथ वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है, तो क्या मान के चलें कि एक ही चरण के अंदर यानी कि एक फेज में ही तमाम चुनाव जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे? हाँ, पहले विचार ये था कि जिनका मतदाता सूचियों का कार्य पूर्ण हो जाए उनको पहले हम करवा लें और फिर बाद में जिनकी बाद में मैंडेटरी कंसल्टेशन या वार्डबंदी लेट होके आई है उनका बाद में करवाएं। लेकिन फिर ये सोचा गया है कि बार बार राज्य में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से जो विकास कार्य भी बाधित होते हैं। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी परिधि में लगता है जहां पर चुनाव होने जिस संस्था के, लेकिन फिर भी उससे आम जो कार्य कई बार डिसरप्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं, तो इसलिए ये अभी हम सोच रहे हैं कि सारे जो भी चुनाव ड्यू हैं वो इकट्ठे ही करवाए जाएं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है वो एक फेज यानी कि एक ही चरण में जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहले 2 चरणों में कंडक्ट करवाने को लेकर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब उसे जो है वो एक चरण में ही करवाया जाएगा। सर, इसके अलावा जो सवाल जहन में आते हैं, क्या एक चरण में करवाने के पीछे कहीं दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो वजह तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारी, एक तरीके से यदि हम मैन पावर का भी जिक्र करें, एडजॉइनिंग स्टेट होने की वजह से कुछ एक मैन पावर वहाँ पे भी जाएगी। इसके अलावा जो नेताओं की जो सरगर्मियाँ हैं, दिल्ली चुनाव हैं तो जाहिर तौर पर उनकी सरगर्मियाँ वहाँ पर भी तेज होंगी। इसके पीछे क्या ठोस वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक तो राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध है, दिल्ली चुनाव से हमें कोई डायरेक्टली सरोकार नहीं है। यद्यपि नेबरिंग स्टेट होने के नाते थोड़ा बहुत असर रहता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो भी उधर भी सक्रिय होते हैं, परंतु वो वजह नहीं है, क्योंकि हमारी ये संयोग ही है कि हमारी जो मतदाता सूचियां 28 जनवरी को हो रही हैं और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, अगर वो चुनाव अनाउंस किए जाते हैं उसके बाद भी जिस भी तारीख से होंगे,
तो निश्चित तौर पे वो 5 फरवरी जब जो कि चुनाव की तारीख है दिल्ली में, उससे पहले पूर्ण नहीं हो सकते। तो बट उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराते हैं और ये चुनाव जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने करवाने हैं। इसमें हमें जो संबंधित जिला प्रशासन है उनका सहयोग चाहिए होता है। तो दिल्ली प्रशासन से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ना दिल्ली चुनाव से इसका कोई ताल्लुक है। बेशक ये संयोगी है सर, लेकिन ये मान के चलें कि अब जो है वो 8 फरवरी के बाद ही हरियाणा के निकाय चुनाव जो है वो घोषित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 28 जनवरी तक वोटर लिस्ट तैयार होंगी, तो उससे पूर्व तो चुनाव घोषणा का प्रश्न नहीं उठता, और उसके बाद करेंगे तो 25 दिन की प्रक्रिया आमतौर पर होती है, और अगर उसमें कोई दोबारा से रीपोल हो जाए, पुनर्मतदान की कहीं पे अगर स्थिति आ जाए तो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो निश्चित तौर पे फिर 5 फरवरी 2025 से पहले तो ये चुनाव नहीं हो पाएंगे। जाहिर तौर पर दर्शकों को बता दें, और ख़ास तौर पर उनको जो इस नगर निकाय चुनाव में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब जो चुनावों की जो तारीख है उसकी जो घोषणा है वो 5 फरवरी 2025 के बाद जो है वो होगी। सर, इसके अलावा जहन में सवाल आते हैं ईवीएम को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से बहुत सारी याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट में लगाई गई, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो विपक्षी दल जो है वो पहुंचे हैं। तो ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनावों को बैलेट पेपर पर जो है वो करवाया जाए, तो उनकी तरफ से कोई लेटर जो है वो आप तक पहुंचा या फिर किसी अन्य दल की तरफ से? नहीं, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा था कि कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसा सवाल उठाया, लेकिन मेरे पास ना तो जनता में किसी से, ना किसी राजनीतिक दल से कोई ऐसी मांग आई है, ना कोई ऐसा कोई विरोध दर्शाया गया कि भी ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से होने चाहिए। हम पहले भी ईवीएम से चुनाव करवाते रहे हैं। 19 जून 2022 में हमने 46 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव करवाए थे, जिसमें 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल्स थी, और उन सब के चुनाव ईवीएम से करवाए गए थे, प्रेसिडेंट के भी और वार्ड मेंबर्स के भी। इसी तरह आपको याद होगा कि अक्टूबर-नवंबर में 4 फेज में हमने सभी पंचायतें, 6219 पंचायतें राज्य की और 143 पंचायत समितियों के सदस्यों के और 22 जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हमने करवाए थे, जिसमें पंचों को छोड़कर बाकी सभी सरपंच के, पंचायत समिति के सदस्य के और जिला परिषद के सदस्य के सभी चुनाव जो हैं वो हमने ईवीएम के माध्यम से करवाए थे। पंचों की संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, 70,000 के करीब होती है, तो इतनी ईवीएम्स भी उपलब्ध नहीं है, और फिर एक गांव में 20 तक पंच होते हैं, तो उसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पंचों के लिए चुनाव केवल बैलेट पेपर से करवाए जाते हैं, वो एक आवश्यकता है। अदरवाइज ईवीएम पे ना तो कोई संदेह कि मेरे पास कहीं से कोई शिकायत आई है और ना ही मेरा ऐसा कोई अनुभव रहा है। सर, यदि कोई लेटर जो है वो आप तक पहुंचता है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर का उपयोग जो है वो चुनावों में किया जाए, तो उस पर अंतिम फैसला किस तरीके से लिया जाएगा? क्या ईवीएम पे कोई हायर अथॉरिटीज़ या फिर सीधे तौर पर आप ही का एक फैसला, अंतिम फैसला होगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि पूर्व में जो चुनाव कंडक्ट करवाए गए थे काफ़ी स्मूथली वो चुनाव हुए, तो उन्हीं का हवाला देकर जो है वो अपनी बात जो है वो रखी जाएगी, या फिर इस पर जो है वो पुनर्विचार भी किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जब पीछे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोई इस तरह की बातें आई थी, हालांकि मेरा उससे डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन उस समय भारत चुनाव आयोग ने भी इस मांग को खारिज कर दिया था, और फिर हमने भी, जो हमारे पास टाइप 2 M2 टाइप ईवीएम्स हैं, हमने भी जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार के उपक्रम हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, तीनों हैं, बेंगलोर की ये उपक्रम है। इनके हमने इंजीनियर्स को बुला के इस सारी प्रक्रिया को बारीकी से समझा कि क्या इसमें कोई ऐसा बाहर से हस्तक्षेप करके, जब ईवीएम्स लॉक रूम में चले जाते हैं, स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं, तो कोई ऐसा कुछ हो सकता है, और हमने ये तसल्ली कर ली है कि ऐसा संभव करना, ऐसी छेड़छाड़ संभव होना संभव नहीं है। इसलिए ईवीएम्स पे हमें पूरा भरोसा है, और इसका निर्णय लेने के लिए मैं
सक्षम हूँ, क्योंकि राज्य चुनाव आयुक्त एक मेंबर कमीशन है और अंतिम निर्णय मेरे स्तर पे ही लिया जाना है। तो हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। हाँ, अगर कोई और ऐसे तथ्य कोई सामने आए कि जिससे कोई ये साबित हो सके कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी की आशंका है, तो फिर उस हिसाब से देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, जिन्होंने निकाय चुनावों को लेकर सीधे तौर पर कहा कि पहले निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाए जाने थे, लेकिन अब 1 चरण में ही निकाय चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दिल्ली चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव की घोषणा जो है वो हो सकती है। और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर जिस तरीके के र्यूमर्स और जिस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आई, उन तमाम चीजों का बखूबी जवाब दिया।